arrived at the equation that is normal to the streamline. This is the equation normal to the streamline. The streamline या across the streamline, दोनों words interchangeably एक ही meaning रखते हैं. Normal to the streamline या across the streamline. Confuse नहीं होना इस चीज से जी, across the streamline. इसका मतलब एक ही. Applying some simplifying assumptions on this equation. जो कि हमने पहले भी अप्लाई किए हैं. Along the streamline, we know that we can write partial p by partial n as dp by dn, right? लास्ट टर्म में हमें कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दैट इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड रो v स्क्वायर बाय r, तो उसमें कोई ऐसी टर्म इन्वॉल्व नहीं, इसको हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें. हियर वी कैन सिंप्लीफाई cos थीटा. तो cos थीटा का ट्रायंगल बना देंगे जी, वो मैं वही बनाने लगा हूं. दिस इज द फ्लूइड पार्टिकल, राइट? और ये आपका xz प्लेन है. This is z, this is x. This dimension is dn, right? जी. This vertical dimension is dz. dz. ठीक है. So I just close this triangle. ये dimension unknown है, क्या बनेगी हमें नहीं पता. ठीक है. So the triangle would be like this. Theta dn and dz, right? तो यहाँ से cos थीटा क्या होगा? dn by dz. dn by dz. फिर 90 डिग्री किधर है? तो लेफ्ट साइड पे. 90 डिग्रीज आपका ये जो dz के साथ जोड़ रही है लाइन, ये होगी. ऐसे ही है. ठीक. ठीक है. ये वाली लाइन जो है, सॉरी अगर वो थोड़ी सी मैं टेढ़ी बना रहा हूँ तो ड्राइंग में ये वाली 90 डिग्री से. ठीक है. तो क्या होगा cos थीटा? dz by dn. dz by dn. ठीक है. बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा would be dz by dn. फर्दर सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन में हम रो को जो है वो थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे. ठीक है. तो अगेन मेरे को फर्दर सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी हमारे पास. तो हम जस्ट रीराइटिंग द इक्वेशन माइनस dp by dn और इसके साथ हम लिखेंगे 1/रो भी. ठीक है. रो हमने कॉमन ले लिया अभी. इसको हमें रो को लेफ्ट साइड में लिखना चाहिए मैथमेटिकली थोड़ा सा. जब गलत हो जाएगा ये चीज वैसे लिखना. ऑल्थो अंडरस्टैंडिंग में चीजें बहुत सिंपल लगती हैं, बट मैथमेटिकली लिखते हुए अगर मैं 1/रो इस तरफ लिखूं इसका मतलब मैं उसके ऊपर फंक्शन दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकता. ऑल्थो मुझे अंडरस्टैंडिंग है बट मैथमेटिकली उसको करेक्ट लिखने के लिए हमें उसको लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा. ठीक है. माइनस 1/रो माइनस g into dz by dn and minus v square by r. Again we can see that the जो acceleration normal to the streamline है that is dependent on the force difference of pressure force and the weight force. ठीक है. और किस वक्त वेट की फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगी एक्सेलरेशन में? when this cos theta is 0 and that is 0 when theta is 90 degree, which means the particle is moving in a vertical direction. ना vertical direction along the normal. ऐसा ही है. जी सर. उस वक्त वेट की फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगी when theta is 90 degree. जी. समझ आ गई बात? यस सर. So
further write down the solution, simplify करके इसको further फाइनल फॉर्म की तरफ आते हैं. So we'll have हम ये देख रहे हैं dn को हम अगर कॉमन लें थ्रू आउट और माइनस को कॉमन लें तो we can write this equation as 1 over rho potential of pressure plus gravity into dz plus p square r into dn, right? Should be equal to 0. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Again, what we are going to do, we are going to apply the integration to both side. तो जब मैं इस तरफ integration apply करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो राइट साइड पे जो है वो फिर 0 कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट c across the streamline. ठीक है, दिस इज कांस्टेंट c across the streamline. Clear? Yes, sir. अगेन प्रेशर के ऊपर जो इंटीग्रल है दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि हम डेंसिटी को किस तरह से ट्रीट करते हैं. सो इफ वी अप्लाई दीज assumptions which are that is flow is across the streamline, it is inviscid, it is steady state, and it is incompressible. फिर हमारा पहला इंटीग्रल जो है वो प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं उसे हम. ठीक है, राइट? Yes, sir. Right, P by rho. Second integral जो that is automatically G is constant. लेकिन अब इसके अंदर एक बड़ी गड़बड़ हो गई है कि डिपेंडेंसी ऑफ V and R on N. राइट, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस इंटीग्रल को हम सॉल्व नहीं कर सकते. क्यों सॉल्व नहीं कर सकते? बिकॉज V is function of S and N. ऐसे ही है. जी. So we'll need to know कि V किस तरह वेरी करता है N के साथ, right? And also the radius of curvature R is function of S and N. जैसे जैसे स्ट्रीमलाइन चेंज करेगी तो S और N चेंज होंगे, और जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता है तो S और N चेंज होते हैं, S और N चेंज होते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता है. तो इट मींस we'll need to know these two dependencies in order to solve this integral. ठीक है, तो इस इंटीग्रल को हम किसी तरह भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये दो डिपेंडेंसी नोन ना हो. एटलीस्ट V की और R की जो हमें N के ऊपर डिपेंडेंसी नोन होनी चाहिए. ठीक है, इज इट क्लियर? Clear. Yes, sir. योर प्रेशर वेरिएशन अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन. ठीक है, इस इक्वेशन को हम कोई नाम नहीं देते. दिस इज नॉट बर्नौली इक्वेशन. ठीक है, बर्नौली इक्वेशन नहीं है, बट दिस इज द इक्वेशन अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन. तो अगर आपसे अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन वेरिएशन पूछी जाए प्रेशर की या एक्सेलरेशन किस तरह चेंज हो रही है तो वो आप बता सकते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब आ जाते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन पे. फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है बर्नौली इक्वेशन की, और उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है. ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज टू राइट बर्नौली इक्वेशन. आपने डिफरेंट फॉर्म्स में देखी होगी. मैं ये बंद कर दूं बोर्ड जी, इस पे कोई चीज समझने की तो नहीं है, किसी की कोई क्वेश्चन तो नहीं है? Yes, sir. So I will be writing Bernoulli equation as किसी का माइक ऑन है जी, प्लीज बंद कर लें, बहुत नॉइज आ रही है. ये P plus half
rho v square plus gamma z. This is the Bernoulli equation, and we say this constant is basically constant. The sum of these terms should remain constant along the streamline. Assumptions on Bernoulli equation are that it is along the streamline, the flow is steady flow, the flow is inviscid, the flow is incompressible. The second equation which we derived is P plus integral V square by R plus gamma Z equals to constant across the streamline. Sum of these three terms should be constant across the streamline or normal to the streamline. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस की डेरिवेशन हमने की, हमने देखा कि क्या क्या असम्पशंस क्यों क्यों अप्लाई की जाती हैं, तो इस वजह से हम फिर इन रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं. अब फिजिकली जो टर्म्स हमारे सामने लिखी हुई हैं वो क्या है, ये असम्पशंस हमने रख दी कि ये इक्वेशंस के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं हमने जो जिस फ्लो के लिए की, दैट इज द फ्लो इज स्टेडी स्टेट फ्लो, द फ्लूइड इज इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल. लेकिन इन रियलिटी, इन प्रैक्टिस जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी की सारी असम्पशंस वहाँ वैलिड नहीं होती. जैसे कि हमने पहले बात की थी कि इनविसिड फ्लो जो है वो आइडियल फ्लो है, देयर इज नो फ्लूइड हैविंग जीरो विस्कोसिटी. ठीक है, तो इस तरह किसी ना किसी असम्पशन की हमें वायलेशन मिल ही जाती है. लेकिन ये इक्वेशंस इतनी सिंपल हैं, सॉरी, ये इक्वेशंस इतनी सिंपल हैं कि हमें किसी ना किसी तरह इनसे कोई अप्रॉक्सीमेटेड रिजल्ट्स मिल ही जाते हैं. तो ये इक्वेशंस हमें मिली किस तरह? वी गॉट दिस इक्वेशन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द स्ट्रीमलाइन एंड नॉर्मल टू द स्ट्रीमलाइन. ऐसे ही है. अब इसमें जो पहली टर्म है, अगर हम हर टर्म को देखें तो बाय डायमेंशनल होमोजेनिटी हर टर्म को क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? जो बर्नौली इक्वेशन है इसमें हर टर्म को अगर हम डायमेंशनल होमोजेनिटी के लिहाज से देखें तो एवरी टर्म इज अ टर्म न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है. तो ईच ऑफ दीस टर्म्स इज अ प्रेशर. P is pressure, half rho v square is a pressure, gamma z is a pressure. जो P है इसको हम कहते हैं static pressure. तो आपने याद रखना, P is static. P is called static pressure. Half rho v square, this is called dynamic pressure. And gamma z called the head or the elevation, it is called the elevation head or the elevation pressure. ठीक है, it is called the elevation pressure or pressure due to height. ठीक है, इसी की एक और फॉर्म हमने देखी जहां पे हमने इसी इक्वेशन की, बर्नौली इक्वेशन की एक और फॉर्म हमने देखी जहां पे हमने इसको रिप्लेस किया इन अनदर फॉर्म व्हिच इज P by रो प्लस, हम रो से डिवाइड कर रहे हैं, V square by 2 प्लस GZ प्लस Z इक्वल्स टू, ये हमने देखी फॉर्म्स. ठीक है, ये फॉर्म क्लियर कैसे आ रही है? हम डेंसिटी से थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं, डेंसिटी एंड ग्रेविटी से, गैमा से डिवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट इस इक्वेशन. ठीक है, सो पहली टर्म जो P बाय गैमा होगी, सॉरी मैंने P बाय रो लिख दिया, इसको P बाय. अब इस टर्म, इस डायमेंशनल होमोजेनिटी के तौर पे अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बस मीटर, ये जो मीटर्स के यूनिट्स हैं. हर टर्म जो वो मीटर्स के यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रही है, सही है? जी सर. तो हमने पहले भी पढ़ा था जो मीटर्स में यूनिट्स उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हेड कहते हैं. ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक अमाउंट ऑफ प्रेशर है उसको हमने किसी हाइट में चेंज करना तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू दैट हेड.
So P by gamma is representing your static head, V square by 2G is representing your dynamic head, and Z is representing your elevation head. The sum of these three heads should be equal to the total head, right? ठीक है, समझ आ गई? P by gamma is static head, V square by 2G is elevation head या velocity head, इसको velocity head भी कहा जाता है, and Z is your elevation head. Clear? Yes, sir. Another form is P by rho. ये सारी फॉर्म्स बर्नौली इक्वेशन के लिख रहा हूँ. P by rho plus half plus V square by 2G. उसे डिवाइड कर रहे हैं. Gamma is rho G. G. ये इक्वेशन क्या यूनिट से रिप्रेजेंट कर रही है? मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर. मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर. तो वो तो कोई एक समझने वाली बात नहीं बन रही, ठीक है? ऐसे ही है जी. ये फॉर्म हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, बट इसके साथ अगर हम एक यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट वुड बी अ वेरी मीनिंगफुल इक्वेशन. ठीक है, दैट वुड बी अ वेरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. वी कैन सी दैट दिस इज बेसिकली न्यूटन. अगर पहली टर्म की यूनिट्स देखूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय डेंसिटी की यूनिट्स क्या होते हैं जी? केजी पर मीटर क्यूब. that would be Newton meter per kg, right? जी. तो ये यूनिट्स होने चाहिए इस इक्वेशन के. हर टर्म के यूनिट्स बन सकते हैं? No, sir. बन सकते हैं. अगर इस टर्म के यूनिट्स आ रहे हैं तो बाकी तमाम टर्म्स के यूनिट्स भी बनाए जा सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग विद द सेम टर्म्स. ठीक है, सेम टाइम. Yes, sir. ये अगर इक्वेशन में एक टर्म के किसी तरह के यूनिट्स आप ड्राइव कर रहे हैं तो बाकी टर्म्स को भी वो यूनिट्स आने चाहिए. ऐसे ही है. जी सर. So it means के these terms are representing what? Newton meter is unit of वर्क डन. वर्क डन या एनर्जी. ऐसा ही है. तो एनर्जी पर यूनिट मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो दिस इज एनर्जी बिकॉज ऑफ द स्टैटिक प्रेशर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. स्पेसिफिक एनर्जीज हैं, पर यूनिट मास होंगी. ठीक है. सो स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? यस सर. तो बर्नौली इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अस बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हमें. पहली वाली कौन सी एनर्जी थी? स्टैटिक एनर्जी कह सकते हैं. अच्छा. इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी बर्नौली इक्वेशन की फर्दर जो है वो देखनी पड़ेगी. मैथमेटिकल असम्पशन जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट करेंगे. ये जो टर्म्स हैं ये किस तरह से फिजिकली मेजर कैसे होती हैं और फिर कहाँ पे पी का क्या मतलब बनता है किसी इक्वेशन के अंदर, और वो पी क्या वैल्यू क्या है. बेसिकली वी स्क्वायर से जो प्रेशर आ रहा है उसकी क्या वैल्यू है, उसको कैसे मेजर करते हैं, और जो जी से हमारे पास प्रेशर आ रहा है उसकी क्या वैल्यू होती है, उसको कैसे मेजर किया जाता है. ठीक है. जी सर. तो इज इट क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन हो जी? कोई टर्म समझ ना आई हो किसी? हेड का बता देंगे. देखें, इसको ऐसे समझते हैं. आपके पास थोड़ा सा इसको अगर मैं इंट्रोड्यूस, यू हैव अ डैम. ठीक है. और इस डैम के अंदर ये कैनाल है जहां से वाटर फ्लो कराना. ठीक है. यहाँ पे गेट है और ये डैम फिल्ड है किसी इस लेवल तक, लेवल जी तक. अब ये जो वाटर लेवल है, स्टैटिक फ्लूइड खड़ा हुआ है, इसका प्रेशर किसके इक्वल है जी? गैमा जी. जी. ठीक है. ऐसे ही है. जी. हमने फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर पढ़ा कि गैमा जी को हम एक हेड में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट हेड वुड बी बेसिकली रिप्रेजेंटिंग के अगर मेरे पास इतना प्रेशर है तो उसके लिए कितना फ्लूइड लेवल मुझे चाहिए. ठीक है. दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द एलिवेशन ऑफ द फ्लूइड. तो इसलिए उसको हम कहते हैं एलिवेशन हेड. तो ये जो एलिवेशन वाली टर्म है
एयर जी, दैट रिप्रेजेंट्स के कितनी हाइट पे फ्लूइड आपने स्टोर किया होगा, सर और हाइट के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड दैट इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही है। जी इनहेरेंटली इस हाइट के साथ एक और चीज एसोसिएटेड है कि ये जो वाटर है या जो फ्लूइड है ये इस डैम वॉल पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी वो अपनी सराउंडिंग्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जैसे एयर है तो अपनी सराउंडिंग्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो दैट इज द स्टैटिक प्रेशर, या उसकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी की वजह से जो हेड जनरेट हो रहा है दैट इज द स्टैटिक हेड। ठीक है, तो इतनी एलिवेशन का अगर फ्लूइड होगा तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा और कितना हेड जनरेट करेगा, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म P by gamma। ठीक है, जी अब ये दो तो यहाँ मौजूद है। जैसे ही हम इस गेट को ओपन करेंगे द फ्लूइड विल स्टार्ट टू फ्लो विद सम वेलोसिटी v, ऐसा ही है फ्रॉम जी। दिस कैनाल। नाउ द प्रेशर हेड एंड द एलिवेशन हेड आर कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी, ऐसा ही है। जी सर तो दैट इज कॉल्ड द डायनामिक हेड या वेलोसिटी हेड। तो जो वेलोसिटी इतने हेड क्योंकि इतनी हाइट पे जब फ्लूइड को छोड़ेंगे तो एक खास तरह की वेलोसिटी जनरेट होगी, खास वैल्यू जनरेट होगी, वी नो दैट इज द डायनामिक हेड। ठीक है, समझ आ गई बात। समझ आ गई सर। तो तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन को। नंबर 1 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म प्रेशर के टर्म्स में, व्हिच इज स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर, एलिवेशन प्रेशर। ठीक है, द अदर इज द हेड फॉर्म, इसमें हमारे पास स्टैटिक हेड, वेलोसिटी हेड एंड एलिवेशन हेड आ जाता है। एंड फाइनल इज द एनर्जी फॉर्म, जहां पे हमारे पास स्टैटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपको कोई टर्म्स में या बर्नौली इक्वेशन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इज एवरीथिंग क्लियर जी? यस सर। Any question in today's lecture? Any confusion? We have covered the chapter till कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ फर्दर इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करेंगे, और फिर फर्दर जो बर्नौली इक्वेशन को स्टैटिक और डायनामिक प्रेशर्स क्या होते हैं, कैसे मेजर किए जाते हैं, और डिफरेंट तरह की करेक्शंस क्या हैं बर्नौली इक्वेशन में, ये हमारे नेक्स्ट वीक का टॉपिक होगा। ठीक है।